चलिए जी, गुड मॉर्निंग। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इजी टॉपिक है लेकिन कल वाले टॉपिक से इजी नहीं है। जो अदर देन कैश वाला टॉपिक हमने किया है, एसेट्स लाइबिलिटी वाला, एसेट्स वाला लाइबिलिटी वाला जो अदर देन कैश वाला टॉपिक किया है, उसके दो फेवरेबल पॉइंट है। सबसे पहला फेवरेबल पॉइंट कि वो टॉपिक बड़ा आसान है। अब जिसको समझ में नहीं आया दोनों तीनों क्लासेस लगाने के बावजूद, वो अलग बात है। टॉपिक जर्नली अगर मैं बात करूं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जिसने 50% कॉन्सेंट्रेशन भी लगाई होगी ना, उसको वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। एसेट लाइबिलिटी वाला, पैसा ज्यादा दे रहे थे तो गुडविल थी, पैसा कम दे रहे थे तो प्रॉफिट था, कैपिटल रिजर्व। एक ये फेवरेबल पॉइंट था पिछले टॉपिक का कि टॉपिक इजी था सही मायने में। दूसरा फेवरेबल पॉइंट ये है कि एग्जाम में पक्का आता है 3 नंबर का। शेयर्स चैप्टर में नहीं आएगा तो डिबेंचर चैप्टर में आ जाएगा, लेकिन टॉपिक आता पक्का है। अब आपके पास मैंने आपको बुक दे दी है, ठीक है जी। मैंने 2-3 दिन पहले देखा था, खैर मुझे याद रह जाता है कि बोर्ड में क्या आया क्या नहीं, ओवरऑल याद रह जाता है। आपको शेयर्स के चैप्टर में या डिबेंचर के चैप्टर के एंड में ना, जो अभी हमारा एग्जाम्स खत्म हुए थे मार्च 2025 में, तो उसके मैंने अलग क्वेश्चन डाल दिए हैं कि मार्च 25 में शेयर्स कैपिटल के कौन से क्वेश्चन आए थे और डिबेंचर के। हमने अपनी पूरी बुक में हर चैप्टर में ऐसे किया हुआ है। तो आप चैप्टर के एंड में देख लेना, शेयर्स या डिबेंचर चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन पक्का आ रखा होगा, गारंटीड है। हो सकता है दोनों में आ जाए, लेकिन इस बार जो आया था शेयर्स में नहीं आया था, डिबेंचर में आ गया था। तो इस बार आने के चांसेस है अपकमिंग एग्जाम में शेयर्स में आने के। तो दो फेवरेबल पॉइंट थे। अगला टॉपिक है कॉल्स इन एरियर। पिछले वाले से थोड़ा सा मुश्किल है, पर टॉपिक मुश्किल नहीं है कंपैरेटिवली। पिछले वाला ज्यादा आसान था, बस ये बताना चाह रहा हूं। या मैं ये कह सकता हूं कि कॉल्स इन एरियर आसान टॉपिक है, जो कल अदर देन कैश वाला किया वो ज्यादा आसान था। एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी 50% है। तो इसके दोनों फेवरेबल पॉइंट नहीं बनते जो अदर देन कैश के बन रहे थे। इजी भी था, पेपर में भी पक्का आता है। ये वाला इजी से थोड़ा सा टफ है और पेपर में गारंटेड नहीं है आए ना आए। हाफ ईयरली में जरूर आ जाता है, क्योंकि हाफ ईयरली में सिलेबस कम है। फाइनल में पूरा सिलेबस आना होता है ना, तो इसलिए वो टॉपिक छांट लेते हैं। हाफ ईयरली में सिलेबस कम आना होता है तो वो ज्यादा टॉपिक डाल देते हैं, तो हाफ ईयरली में आ जाता होता है ये टॉपिक। कॉल्स इन एरियर, इसका सिंपल मतलब होता है अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि हम इस चैप्टर में बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम कॉल्स इन एरियर का मीनिंग एक बार ढंग से ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है जो शेयर होल्डर कंपनी को पैसे नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का एक शेयर है, हमने उस शेयर की ईएमआई बांध ली 3, 4, 1, 2। देखना 4 EMI समझ में आ गई कौन कौन सी। फर्स्ट EMI का नेम, सेकंड का, तीसरा, उसके बाद सेकंड या फाइनल कॉल। तो सोच के चलते हैं हम कि एक बंदा था जिसने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए। अब ध्यान से सुनना, कल शेयर फॉर फ्यूचर का टॉपिक भी मैं शुरू कर दूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी पिछले 10 दिन में स्पीड बहुत डाउन हुई है। जितनी स्पीड हमारी चल रही थी ना नॉर्मली जून जुलाई में भी, उससे डाउन ही हुई है। मुझे नहीं पता मेरी वजह से हुई है या आपकी वजह से हुई है, ठीक है जी, लेकिन स्पीड डाउन हुई है। तो अगला हफ्ता अब हमें स्पीड को 1.5x पे लेके आना है। मेन जो हमारे इस चैप्टर का असली टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं भाई असली शेयर कैपिटल, वो है शेयर फॉर फ्यूचर एंड प्रोराटा। प्रोराटा मतलब जो मैंने पहले दिन सिखाया था, किसी ने शेयर मांगे 10, उसको दिए 8। तो ये दोनों का जो मिक्सचर होता है, प्रोराटा प्लस फॉर फ्यूचर, एग्जाम में यही आना होता है। शेयर कैपिटल चैप्टर का मतलब भी वही है। तो कल से पूरा वीक वही टॉपिक चलेगा। जिसको वो टॉपिक अगला हफ्ता 6 दिन समझ में आ गया ना, पूरा अकाउंट्स, पूरा +2 का अकाउंट्स उस वाले टॉपिक से आसान है। सिंपल शब्दों में बोलता हूं, जिसको कल मंडे है, मंडे से लेके अगले संडे तक 6 दिन 7 दिन फॉर फ्यूचर वाले टॉपिक्स चलेंगे। पूरे सिलेबस के पूरे +1 +2 अकाउंट्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगा लो या सबसे अच्छा टॉपिक वही है जो अगले 6 दिन चलेगा। जिसको वो समझ में आ गया पूरा +2 का अकाउंट्स, मैं फिर ये मान ही नहीं सकता कि उसको आ नहीं सकता। युवराज भाई इधर मैं बोल रहा हूं, मेरे को देख ले, चीज समझ में आती है। तो इसलिए कल से अगले 6-7 दिन छुट्टी मत लेना। जिसको शेयर कैपिटल के चैप्टर में कमांड चाहिए या जो अपना लेवल रेज करना चाहता है अपनी मेहनत का या अपने दिमाग का कि है, अगले 6 दिन की क्लासेस जिसको ढंग से समझ में आ गई ना, पूरा का पूरा अकाउंट्स, इवन बीकॉम में जाके भी
आप कहोगे कुछ भी नहीं है। मतलब इस लेवल के टॉप क्वेश्चन आने वाले हैं अगले 6 दिन। असली शेयर कैपिटल वही है, सही मायने में अभी तक शेयर कैपिटल की रिहर्सल ही चलती जा रही है, आज भी रिहर्सल ही है। असली टॉपिक तो फोरफीचर प्लस प्रोरेटा ही होता है। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं, कॉल्स इन एरियर पे। इससे अगला टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस। ये दोनों आज खत्म हो जाएंगे, एक छोटा सा टॉपिक और भी आज खत्म हो जाएगा। ये नन्हे मुन्ने वाले टॉपिक हैं, पेपर में आएंगे तो 2-2 3-3 नंबर में आएंगे, ठीक है जी। फोर फीचर का क्वेश्चन 2 बड़े आएंगे 6-6 नंबर के, एक छोटा आएगा 3 नंबर का, 2 एमसीक्यूज आएंगे। 16 नंबर का इस चैप्टर में क्वेश्चन आना है, जिसमें से 10 नंबर या 11 नंबर सिर्फ फोर फीचर के आएंगे, यानी कि जो अगले 6 दिन की मैं आपको बात बता रहा हूं ना। फॉर एग्जाम्पल 16 नंबर का शेयर कैपिटल का चैप्टर आना है बोर्ड में, उसमें से 11 नंबर तो सिर्फ शेयर फॉर फ्यूचर वाला टॉपिक होएगा जो हमारा शुरू नहीं हुआ। तो यानी कि अगर आप इस पे कमांड लेना चाहते हो तो वो भी कल शुरू होना है। तो जिसको पिछला भी नहीं आता या थोड़ा बहुत कम आता है वो भी कमांड ले सकता है। बाकी जो टॉपिक है वो 6 के नंबर के आते हैं। हाँ, बाकी कभी कभी ये 11 में से 8 का आ जाए 9 का आ जाए, वो उनकी मर्जी है। 2 बड़े क्वेश्चन मतलब विद चॉइस, एक छोटा क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का, एक एमसीक्यू सिर्फ शेयर फॉर फ्यूचर में से आता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है, काम की बात करते हैं। कॉल्स इन एरियर का टॉपिक है। समझ लो हमने कंपनी ने एक शेयर का प्राइस रखा है 10 रुपए। सबसे पहला एप्लीकेशन का पैसे है 3 रुपए। एप्लीकेशन के पैसे में शेयर होल्डर कभी भी डिफॉल्ट नहीं कर सकता। सोच के देखना, कहानी याद आती है। एप्लीकेशन के पैसे में शेयर होल्डर कभी भी डिफॉल्ट नहीं कर सकता। एप्लीकेशन की फर्स्ट ईएमआई में शेयर होल्डर कभी भी कंपनी का पैसा नहीं मार सकता, क्योंकि जब वो शेयर अप्लाई करने गया तो उसको एडवांस मनी तो देनी पड़ेगी ना। एडवांस मनी का नाम ही होता है शेयर एप्लीकेशन। जब तक कोई शेयर एप्लीकेशन के पैसे नहीं देगा तो उसके शेयर अप्लाई किए हुए माने ही नहीं जाएंगे। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा तो मैं पहले ही फ्रैंकली बोल रहा हूँ, वो आप लोगों की कमी है। ये तो हमने 5-5 बार डिटेल में किया हुआ है, ठीक है। दूसरे नंबर पे 5-6 दिनों के बाद उनको शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं, जब हम उनको ये बता देते हैं कि भैया आपने इतने शेयर मांगे थे, आपको इतने शेयर दे दिए। देने को बोलते हैं अकाउंटिंग में अलॉट करना। जैसे ही हम शेयर अलॉट करते हैं सेकंड ईएमआई, फिर हम उनको मैसेज डाल देते हैं भैया सेकंड ईएमआई भर दो। एक बार फिर से बताना, पहली ईएमआई कब भरी जाती है? अप्लाई करते टाइम। जब हम अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसलिए उस ईएमआई का नेम पड़ गया एप्लीकेशन मनी। सेकंड ईएमआई दी जाती है जब हम आपको शेयर अलॉट कर देंगे, इसलिए उसका नाम पड़ गया शेयर अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी में क्या कोई दूसरा बंदा यानी कि शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? किसने बोला था? आपने बोला था? नहीं नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा ना या हाँ वाले, मैं तो किसी को भी गलत और सही नहीं बोल रहा। अभी तो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। क्या सेकंड ईएमआई अलॉटमेंट मनी में कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर सकता है? यस और नो? यस। हर्ष एक्सप्लेन करियो, क्या कर सकता है, यस या नो? हाँ तो डिफॉल्ट है यार। अप्लाई करते टाइम आपको एडवांस मनी भरनी पड़ती है। अलॉटमेंट के बाद तो पहले ड्यू होती है, बाद में मनी रिसीव होती है। आपने बोला हे मिस्टर तरुण आपको हमने शेयर दे दिए, मैंने कहा मैंने तो हंसी मजाक में अप्लाई करिए थे, इन्होंने तो मेरे को शेयर दे दिए, मेरे पास सेकंड ईएमआई भरने के लिए पैसे ही नहीं है। मेरे को घर से थोड़ी उठा के ले जाएंगे भाई, नहीं दिए। फिर सर जो आपने पहले एप्लीकेशन के पैसे भर दिए हैं वो कंपनी अपने पास रख लेगी। दैट इज कॉल्ड शेयर फॉर फ्यूचर। यही टॉपिक हमारा कल शुरू होएगा। मैं बार बार शेयर फॉर फ्यूचर को हर टॉपिक में इंट्रोड्यूस इसलिए करता हूं कि शेयर फॉर फ्यूचर एक तगड़ा टॉपिक है। उससे पहले अगर मेरा माइंड सेट हो जाए, या उससे पहले उसका बेसिक 1-1 2-2 लाइनें मैं पहले सुन रखूं, तो वो जितना मुश्किल है ना उससे थोड़ा सा उसका मुश्किल का लेवल कम होता चला जाता है, ठीक है जी। एप्लीकेशन मतलब ये मैंने दोनों टॉपिक मिक्स करा रहा हूं, कल वाला फोर फीचर भी कॉल्स इन एरियर का भी, क्योंकि फोर फीचर टॉपिक का जन्म ही होता है कॉल्स इन एरियर के टॉपिक के साथ। तो एप्लीकेशन के पैसे में कभी भी बंदा डिफॉल्ट नहीं कर पाता क्योंकि एडवांस भरना पड़ता है। अलॉटमेंट के पैसे या उसके बाद वाले पैसों में कभी भी डिफॉल्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बाद में कंपनी पैसा मांग रही है, आप दे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो डिफॉल्ट है। तो जो पैसा आपने नहीं दिया वो उसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। हम अपने एग्जाम्पल में मानते हैं कि उसने अलॉटमेंट के 4 पे भी दे दिए, तो क्या ये कॉल्स इन एरियर बैठेगा या नहीं? एप्लीकेशन पैसा दे दिया, क्या वो कॉल्स इन एरियर है? अलॉटमेंट का पैसा भी 4 पे दे दिया, क्या वो कॉल्स इन एरियर है? कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है फिर? जो पैसा नहीं दिया। अब तीसरे इंस्टॉलमेंट जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने पैसा मंगाया, हे भैया अपने पैसे दे दो। समझ लो बंदे के पास 5000 शेयर्स हैं, 5000 शेयर्स हैं,
हमने कुछ महीनों के बाद कॉल किया कि फर्स्ट कॉल के अपने पैसे दे दो, बताओ उसके कितने पैसे बनते हैं? 5,000 रुपए। 5,000 शेयर इंटू कॉल का रेट 1 रुपए है। वो बंदा पैसे देने नहीं आया, मे बी उसका घर बन रहा था, मे बी वो बीमार था, मे बी वो आउट ऑफ टाउन था, रीजन कुछ भी हो, हमें रीजंस पे नहीं जाना होता। इसी को बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, जो पैसा नहीं मिला। सोच के देखो, पूरी कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं, एक बंदे के पास 5,000 था, एक बंदे ने पैसा नहीं दिया, क्या उसका ये मतलब होता है बाकी 1 लाख वालों ने भी पैसा नहीं दिया होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में 1 या 2 बच्चे होमवर्क नहीं करके आए, क्या उनको देख के मैं पूरी क्लास की जजमेंट लगा लूंगा बाकी भी होमवर्क नहीं करके आए? यानी कि सर कॉल्स इन एरियर मतलब होमवर्क ना करना। हाँ, कॉल्स इन एरियर मतलब क्लास ना लगा के आना, होमवर्क ना करके आना। तो कॉल्स इन एरियर के बच्चे 30 में से कितने निकलते हैं? 4-5। तो आप समझ रहे हो, डिफॉल्टिंग लिस्ट हमेशा 10-20% की होती है, उससे ज्यादा नहीं। तो इट मींस 1 लाख शेयर्स हैं, 5,000 वालों ने पैसा नहीं दिया, कितने वालों ने दे दिया होगा? दिस इज शोइंग द लेवल ऑफ योर अटेंटिवनेस। मैं वैल्यू बोली 1 लाख, मैंने माइनस करने के लिए 5,000 बोल दिया। देखो 30 में से 3-4 बच्चे भी नहीं बोल पा रहे। हाँ, तो सर आपने एक काम करो, पूरी क्लास को खड़ा करके ना आधा पौना घंटा वैसे पढ़ाओ, अपने आप आंसर निकलेंगे, देखना फिर। आंसर क्या सर? एडवांस आंसर निकलेंगे। 1 लाख टोटल शेयर से, ठीक है जी, 5,000 वालों ने पैसा नहीं दिया, तो कितने वालों ने दे दिया होगा? कॉल्स इन एरियर कितने हुए? को अमाउंट रिसीव्ड वाले कितने हुए? फिर आगे क्वेश्चन में 2 इंफॉर्मेशन हो सकती हैं कि इन 5,000 वालों को बाद में पता चल गया इन्होंने सेकंड कॉल के साथ अपने पैसे या तो दे दिए या तो नहीं दिए। ठीक है जी, तो यहां से टॉपिक हम शुरू करते हैं। कॉल्स इन एरियर का मतलब मैंने बता दिया। व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल टू पे को सर्कल करो जल्दी से, फेल्स टू पे को। अगर फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल लिखा है, यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं लिखा, क्योंकि एप्लीकेशन के पैसों के बिना तो कंपनी मानती नहीं भाई साहब। जब तक हम ठेकेदार को शाही नहीं पकड़ाएंगे, वो सोचेगा ही नहीं कि आपका काम शुरू करना है कि नहीं करना। इसलिए शाही पकड़ाना, एडवांस पकड़ाना जरूरी होता है। अकाउंट्स में शाही एडवांस पकड़ाने को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। देसी भाषा के साथ, देसी शब्दों के साथ लिंक करोगे ना, तो चीजें सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयरली तक नहीं, फाइनल तक भी याद रहेंगी, उसके बाद भी। कि सर एक बार बता दो, थोड़ा सा मीनिंग हमें याद आ जाएगा। तो चीजों को ना प्रैक्टिकली अपनी लैंग्वेज के साथ थोड़ी कनेक्ट किया करो। दूसरा, कॉल्स इन एरियर जो है वो जर्नल एंट्री में डेबिट साइड आएगा। हम अकाउंट्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ये क्लास +1 में पहला दिन जो हमारी क्लास में आया था +1 में, हमने ऐसे करके कसम खिलाई थी। ठीक है जी, हमने क्या कसम खिलाई थी? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। ओनर तो आते हैं जाते हैं। रिलायंस कंपनी का फाउंडर कौन था? धीरू भाई अंबानी। जिसको नहीं पता, रिलायंस कंपनी के फाउंडर कौन थे? धीरू भाई अंबानी। आज वो दुनिया में है? नहीं है। रिलायंस कंपनी दुनिया में आज भी एग्जिस्ट करती है। इंडिया की नंबर 1, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है रिलायंस, आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन मालिक तो मर गया। इससे क्या प्रूफ होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि ओनर जिएंगे मरेंगे, आएंगे जाएंगे, कोई अपने शेयर्स किसी और मालिक को बेच देगा, कंपनी बिजनेस एग्जिस्टेंस में रहेगा। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जर्नल एंट्री सीखनी होती है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं उस 5,000 रुपए की। टोटल 1 लाख रुपए था, याद है? आज से ठीक 1 या 2 मिनट पहले सिखाया था, 1 लाख शेयर्स थे, 5,000 के कॉल्स इन एरियर थे। मुझे बताओ, कंपनी ने ये वाले पैसे, 5,000 की बात कर रहा हूं क्योंकि 95 तो मिल चुके हैं, बाकी 5,000 भी कंपनी को मिलने हैं या कंपनी ने पे करने हैं? पे किसने करने हैं? हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर करना है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज करनी है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है? कंपनी को 5,000 रुपए मिलना है या पे करना है? तो मिलना है। जो भी मुझे पैसा मिलना होता है अकाउंट्स में, उसको बोलते हैं एसेट्स। तो एसेट्स हमेशा डेबिट साइड आती है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड। तो सेकंड पॉइंट ये है, कॉल्स इन एरियर अगर हमें अपनी जर्नल एंट्री में लिखना पड़ेगा तो एसेट साइड पे लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड पे। उसके बाद अगर सामने वाला बंदा आपको पैसे लेट देता है, आपने बोला भैया 15 दिन है, इसके बीच बीच में पैसा दे देना, आपने 5 तारीख को घंटे घुमाई, घंटी यानी कि फर्स्ट टाइम घंटी यानी कि फर्स्ट कॉल घुमाई, ईमेल डाल दिया, मैसेज डाल दिया, नोटिफिकेशन डाल दी, कॉल करवा दी कि भैया 5 तारीख है, 20 तारीख तक अपने पैसे जमा करा देना।
20 तारीख तक पैसे नहीं जमा कराता तो अगर उसके बाद जमा कराता है तो विद इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। अगर इसका एमसीक्यू आएगा तो ये याद करना पड़ेगा कि 10% पर एनम एज पर टेबल एफ शेड्यूल 1। देखो सबसे पहले तो ये होता है, अब ध्यान से सुन लेना, ये आपको ना असर्शन रीजनिंग में तंग करेगा। अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होती है एक ऐसी डायरी होती है जो आपको स्कूल में भी मिलता है यार, वो प्रोस्पेक्टस सा नहीं मिलता, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक छोटी सी डायरी होती है, कल आपको दिखाऊंगा अपने क्लाइंट की। उसमें क्या ना कंपनी के रूल रेगुलेशन सब कुछ लिखा होता है। उसमें हमने लिख दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 15 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 15। तो वो भी वैलिड है, यानी कि जो आपने और शेयर होल्डर ने डिसाइड कर लिया अगर वो है तो ठीक है, समझ में आता है, चाहे 15 हो चाहे 18 हो। अगर वो नहीं है तो फिर आपको कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट यानी कि सरकारी डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा। जो कंपनी के रूल बने हुए हैं सरकारी डॉक्यूमेंट, कंपनीज एक्ट होता है इतना मोटा, वकीलों के पीछे वीडियोस में वो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स नहीं लगी होती। मेरे कैबिन में आके आ जाना, आपको बड़ी बड़ी बुक्स भी दिखाऊंगा इनकम टैक्स की, ये वो। तो वो सारे कंपनीज के गवर्नमेंट के एक्ट होते हैं, हर चीज का अपना एक्ट होता है। उस एक्ट में एक है शेड्यूल 1 टेबल एफ, नाम बोलना, शेड्यूल 1 टेबल, शेड्यूल टेबल, शेड्यूल टेबल एफ। तो अगर एओए में आप लिखना भूल गए कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, तो फिर आपको जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है कंपनीज एक्ट 2013 उसके शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 क्या होता है, जैसे आप नहीं खोलते चैप्टर 9 चैप्टर 10, वो चैप्टर को शेड्यूल बोल देते हैं, बात खत्म। उसके बाद बीच में टॉपिक नंबर 4 है ना कोल्जिन एरियर, वो उसको बोल देंगे टेबल एफ है, ठीक है। तो बकवास बातें हैं और कुछ नहीं है। तो शेड्यूल 1 टेबल एफ में 10% रेट लिखा हुआ है तो वो लोगे। याद करें एक बार फिर से, अगर एओए में 8% लिखा हुआ है तो 8% लगेगा या 10? अगर एओए में 15% लिखा हुआ है 15 लगेगा या 10? अगर हम एओए बनाना भूल गए तो, बात समझ में आ गई? उसके बाद तो यहाँ पे एक एरो बनी हुई है, शेयर होल्डर कंपनी को इंटरेस्ट दे रहा है, ये तीर तो समझ में आ ही रहा होगा, तीर समझ में आ रहा है कहां से कहां इंटरेस्ट जा रहा है। अगला टॉपिक, अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन। आगे नोट लिखा हुआ है एक इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को और मतलब समझ में नहीं आता कि क्या है ये कंफ्यूजन। इंटरेस्ट ऑन कोल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कोल्स इन एरियर टॉपिक इज डिलीटेड इन द सिलेबस बट कोल्स इन एरियर इज नॉट डिलीटेड। इंटरेस्ट ऑन कोल्स इन एरियर का ना टॉपिक होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं इसके, 5-6 साल पहले सिलेबस में होते थे, ठीक है, अब डिलीट कर दिए। जबकि जो कोल्स इन एरियर है, आप समझ रहे हो, मेरा कोल्स इन एरियर हमारे इलस्ट्रेशन में क्या आ रहा था, 5,000 रुपए, 5,000 एक बंदे के पास शेयर थे, उसने 1 रुपया नहीं दिया, तो कोल्स इन एरियर क्या बना, 5,000। ये सिलेबस में है पड़ा। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है 10% के हिसाब से 500, 200, 100 जो भी है डेज के हिसाब से। ये जो इंटरेस्ट है ये वाला टॉपिक सिलेबस में नहीं है, कोल्स इन एरियर का टॉपिक सिलेबस में है। और इंटरेस्ट इन कोल्स इन एरियर का जो रेट है, टेबल 1 शेड्यूल एफ वगैरह ये सब है, ये सिलेबस में है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। दो मेथड है कोल्स इन एरियर को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने के। अभी हमने टॉपिक सीखे, अब मेन तो जर्नल एंट्री है। पेपर में क्या आएगा सर, पेपर में 100% जर्नल एंट्रीज आनी है। एक बंदा, दो मेथड है, सबसे पहला मेथड होता है कोल्स इन एरियर को ओपन करना है या नहीं करना, दूसरा है कोल्स इन एरियर को ओपन करने। सर इसका क्या मतलब होता है, अभी एंट्रीज में सिखा दूंगा। समझ लो एक बंदा है जिसके पास टोटल 10,000 शेयर्स हैं, ये प्राइस के आगे ना आप लिखो शेयर प्राइस, ये प्राइस के आगे लिखो शेयर प्राइस। कितने का एक शेयर है, 10 रुपए का, जिसमें फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, फाइनल कॉल है 3 रुपए की। इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के दोनों के रेट क्या रहे होंगे, 5 रुपए। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर 500 शेयर, अचानक से यहां भी 500 आ गया, हमारे क्वेश्चन में 5,000 था। एक बंदा निकल के आया डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे। पहले बताना कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितने हैं, कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितने हैं। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर जो डिफॉल्ट करके जाता है उसके पास कितने शेयर्स हैं। पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है, फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की वैल्यू निकाल सकते हैं, सामने स्क्रीन पे ही लिखी हुई है, मल्टीप्लाई करने बस। 1,000, 500 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल का रेट है 2 रुपए, तो 500 इंटू 2 1,000 रुपए। लेकिन अब साथ में क्या लिखा हुआ है, एंड, ये एंड है यार, एंड देन पेड विद द सेकंड कॉल। क्या आपको लैंग्वेज समझ में आ गई है,
एक बंदा जिसके पास 500 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल का रेट है 2 रुपए, तो 500 इंटू 2000 पे, लेकिन बाद में उसने अपनी गलती सुधारी, फाइनल कॉल के साथ पे कर दी। पहली 4 एंट्रीज में इसका कोई लेना देना नहीं है। सर पहली 4 एंट्री एक बार के लिए रिवाइज कर लेते हैं, 3 दिन से किया नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 4 एंट्री खत्म होगी। अब बात करते हैं 5वीं एंट्री से। पहला टॉपिक क्या है, विदाउट ओपनिंग। हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को शो ही नहीं कर रहे। 5th एंट्री आप लोग मुझे यहां पे रिवाइज करवाओ, लिखना मत, चाहे यहां से देख लो। 5th एंड ये यहां पे मेरा क्या टॉपिक चल रहा है, विदाउट ओपनिंग। अभी आपको पता चल जाएगा विदाउट ओपनिंग का मतलब क्या होता है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये नई एंट्रीज नहीं है, ठीक है जी। टोटल 10,000 शेयर थे, फर्स्ट कॉल का रेट है 2 रुपए, तो ये बन गया 20,000। इसकी नरेशन किसी को याद है क्या होती थी? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। बोलो जी 6th एंट्री, तभी तो समझ आएगा टॉपिक अगर अपने आप सीखोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब मुझे बताओ मेरे पास टोटल शेयर्स कितने थे, ये लिखे हुए हैं। कौन सा बंदा डिफॉल्ट कर गया? मतलब कंपनी को फिर 9500 वालों ने पैसा दिया होगा, एम आई राइट? और एक का रेट क्या है, तो टोटल कितना मिला, ये हो गया खत्म। मतलब इतना सा खत्म हो गया। क्या आपको ये समझ में आया? हमने पैसे ड्यू कितने किए? सर 5वीं एंट्री का मतलब क्या है? 5वीं एंट्री का मतलब होता है मुझे विश्वास है मेरे सारे प्रिय बच्चे कल होमवर्क करके आएंगे, ये मेरा विश्वास है। ये एक्चुअल में तुम्हारे एक्शंस हैं। समझ में आया? मेरा विश्वास क्या है, मैंने होमवर्क भेज दिया व्हाट्सएप पे, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों के पास, अगर मैं 10 घंटे साइड पे निकाल दूं, 6-7 घंटे सोने के, 1-2 घंटे फलाने, मेरा विश्वास है बच्चों के हाथ में 14 घंटे फोन होता है, हम एवरेज मान ले 8-9 घंटे फोन होता है, मुझे लगता है 8 सेकंड में हम होमवर्क रीड कर लेते हैं, ये मेरा विश्वास है। तो 8 घंटे में से हम 8 सेकंड निकाल सकते हैं। सर आप बहुत अच्छे से घुमा फिरा के ना अच्छा ताना मारते हो बच्चों को, हाँ बेटा एक्सपीरियंस बनता जा रहा है ना, वो बनता ही जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है 8-9 घंटे में से हम एक मैसेज रीड कर सकते हैं। सेम यही मेरा ये विश्वास है कि मेरे कंपनी में 10,000 शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर से 2 रुपए लेने हैं, यानी कि 10,000 शेयर के, तो मुझे 20,000 रुपए लेना है। ये मैंने अभी ये लिखा है, ड्यू हो गया। जैसे ही अगले दिन मेरे को पता लगा 500 वाले बंदों ने पैसा नहीं दिया, तो पैसा कितने बंदों ने दिया? 95 वालों ने। हर किसी के बदले में 2-2 रुपए थे, तो 9500 इंटू 2। तो मैंने क्या टिक किया, मैंने व्हाट्सएप वाले पेरेंट्स वाले ग्रुप में मैसेज डाला, होमवर्क डन बाय बिलो स्टूडेंट्स। तो जिसने कर दिया सिर्फ उसका नाम लिखा मैंने, जिसने नहीं किया उसका नाम नहीं लिखा। तुम समझे मैंने क्या बोला है? पेरेंट्स वाले ग्रुप में जो होमवर्क कराया मैंने सिर्फ उसका टिक लगा के उसका नाम लिख के पेरेंट्स ग्रुप में डाल दिया कि इन्होंने होमवर्क कर लिया। ये वही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सिर्फ मैंने वो लिखा जिन्होंने पैसे दे दिए। क्या इस एंट्री में 6 एंट्री में कितने पैसे मुझे नहीं मिले? 1,000। क्या मैंने वो 1,000 का नाम लिखा है कहीं पे कॉल्स इन एरियर? तो इसलिए टॉपिक है कॉल्स इन एरियर की एंट्रीज विदाउट ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा रवैया टीचर का क्या बोलते हैं, सॉफ्ट है, कि उन्होंने लिस्ट में ये नहीं बनाया कि इसने नहीं किया। अगर मैं पेरेंट्स वाले ग्रुप में सिर्फ ये लिख दूं होमवर्क नोट डन बाय बिलो 3-4 स्टूडेंट, तो पिन पॉइंट वो हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो ये वही वाला टॉपिक है। अगर मेरे को सर कॉल्स इन एरियर ओपन करना होता, कॉल्स इन एरियर ओपन करना होता, तो ड्यू वाली एंट्री तो सेम है, क्योंकि ड्यू वाली एंट्री ना मैं पहले दिन करता हूं। हाँ विश्वास है, सेकंड डे मुझे असली एक्शंस पता चलते हैं ना, तो ये वाली एंट्री सेम है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम ही लिखा होगा। इसने लिखा है सेम, हाँ ये देखो ये सेम लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड वाली एंट्री, अब मैं क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रवैया अपना रहा हूं, तो जिसने पैसे दिए उसका नाम भी लिखूंगा व्हाट्सएप वाले मैसेज में, अगले मैसेज में ये भी लिखूंगा किसने नहीं किया। तो यानी कि मैं बैंक अकाउंट डेबिट, ये कौन से वाला फॉर्मेट अब कर रहा हूं, विद द ओपनिंग। बैंक अकाउंट डेबिट 19,000, जो पैसे मुझे नहीं मिले कल को मिलने हैं ना, कल को मिलने हैं तो मेरी एसेट है, एसेट है तो डेबिट में आएगी। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,000 टू शेयर
फर्स्ट कॉल, यानी कि हे पेरेंट्स, मेरी क्लास में 20,000 बच्चा बैठा था या 20,000 था, 19,000 वालों ने कर लिया, 1,000 वालों ने नहीं किया। क्या आपको पहला टॉपिक समझ में आ गया? ठीक है जी। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, हाँ नहीं हुई ना, नहीं होगी ना। मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, होमवर्क करके आए 25 बच्चे, तो मैं 25 बच्चों की लिस्ट पेरेंट्स को भेज रहा हूं, तो 25 और 30 तो बराबर नहीं होंगे ना, वो तो रहेगा, वो वैसा रहेगा, तो उसको आप उसके साथ मैच नहीं कर सकते। जब तक कॉल्स इन एरियर का नहीं शो करेंगे तब तक वो मिसमैच रहेगा। जब कॉल्स इन एरियर शो करने लग जाएंगे तो फिर मैंने पेरेंट्स को लिस्ट क्या भेजी, 25 + 5 30 बराबर हो गया। तो ऐसा ही रहता है। फिफ्थ एंट्री सेम है, तभी उसके साथ में लिखा हुआ ना, इधर देखो, सेम शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल विदाउट ओपनिंग में दोबारा आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस वाले बंदे ने जिसने पैसे नहीं दिए थे फाइनल कॉल के टाइम पे दे दिए, सेवंथ एंट्री क्या बनेगी, शेयर फाइनल कॉल वाली। शेयर फाइनल कॉल वाली एंट्री रिपीट है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री बनेगी? फिफ्थ एंट्री क्या थी? फिफ्थ एंट्री थी शेयर फर्स्ट कॉल टू, सेवंथ एंट्री शेयर फाइनल कॉल टू। तो सेवंथ एंट्री में मैंने फिर से विश्वास जगाया, अगले दिन दोबारा होमवर्क दिया कि शायद बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, मतलब कंपनी ने बताया कि फाइनल कॉल के पैसे हैं दोबारा दे देना। फाइनल कॉल का रेट क्या था अपनी बुक में देखना, 3 रुपए। तो 10,000 इंटू 3, ये लिखा ही हुआ है ब्रैकेट में 30,000। ये 30,000 मुझे मिल गया या मिलना है? मिलना है। ड्यू एंट्री है, इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये लिखा हुआ है, नरेशन को इन्होंने टाइटल में लिखा हुआ है, हेडिंग में, फाइनल कॉल मनी ड्यू। बोलो सेवंथ एंट्री में डाउट है या समझ आ गई? शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब क्योंकि इस बंदे ने फाइनल कॉल के साथ साथ फर्स्ट कॉल के जो डिफॉल्टिंग पैसे थे वो भी दे दिए। सर ये कहां लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन भूल जाते हो ना तुम, ये वाला ब्रैकेट पढ़ो, फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड देन पेड विद द सेकंड कॉल। तो अब मेरे को एंट्री बनानी हो, सेवंथ एंट्री मैंने आपको दिखा दी, मेरे को एट्थ एंट्री बनानी हो, मुझे पता है कौन कौन से पैसे मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, पहले फाइनल कॉल को ही नबेड़ो ना जो चल रही है, फर्स्ट कॉल पहले मत लिखना। एट्थ एंट्री फाइनल कॉल को बिलोंग करती है ना। देखो दिक्कत कोई नहीं है, फर्स्ट पहले लिख लो, फाइनल कॉल पहले लिख लो, अगर प्रोसेस या लॉजिक वाइज करोगे तो चीज जल्दी समझ में आती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का कितना पैसा मिलना था, 30, ठीक है लिख रहा हूं मैं 30। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल ठीक लिख रहा हूं, क्योंकि इसने अपने डिफॉल्ट को सुधार लिया। यानी कि सर ये वो चीज हो गई जो कल होमवर्क नहीं करके आया, अगले दिन वो वाला होमवर्क भी कर लिया पिछला। हाँ सही समझ लेते हो बेटा तुम। टू शेयर, पर सर हमारी क्लास में तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है। नहीं है, हमारी क्लास में ऐसे अच्छे बच्चे भी हैं जो किसी दिन जेन्युइन रीजन से नहीं कर पाते, अगले दिन कर आते हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का कितना पैसा पेंडिंग था, 1000। कंपनी को फाइनल कॉल के टाइम पे टोटल कितना पैसा मिला है, 31। अब दो क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, कंपनी को फाइनल कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मिला है, कंपनी को फाइनल कॉल के टाइम पे टोटल मनी कितनी मिली है, कंपनी को फाइनल कॉल की टोटल मनी कितनी मिली है, फाइनल कॉल की 30,000। कंपनी को टोटल कितना मिला है, सर कंपनी को अब तो सारे घाटे रिकवर हो गए, जो 1,000 ऊपर कम मिला था अगले वाले बंदे ने साथ में दे दिया। तो विदाउट ओपनिंग वाले का टॉपिक खत्म हो गया। विदाउट ओपनिंग को एक बार के लिए रिवाइज करते हैं। मैं 4 एंट्रीज में से सिर्फ एक ही गलती करूंगा, आप लोगों ने वो पकड़नी है लेकिन एंड में। विदाउट ओपनिंग टॉपिक ये वाला पहले वाला कॉलम, 4 एंट्रीज बोल रहा हूं, फर्स्ट कॉल से लेके फाइनल कॉल तक 4 एंट्रीज में से एक गलती करूंगा। अब अपने आप गलती को पकड़ना। पहली एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000। दूसरी एंट्री मतलब 6th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 19,000। 7th एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 3, 30,000। 8th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 31,000। पहली 3 ठीक थी। चौथी एंट्री में क्या गलती करी है मैंने, बैंक, अच्छा अब बोलता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 टू शेयर फाइनल कॉल 30,000 टू कॉल्स इन एरियर 1,000। अभी भी गलत है। बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 30,000 टू शेयर फाइनल कॉल 1,000। नहीं नहीं आप बताओ ठीक है या गलत है।
बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, टू शेयर फाइनल कॉल 30,000। बैंक अकाउंट डेबिट 31,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,000, टू शेयर फाइनल कॉल 30,000। ठीक है, अब विदाउट ओपनिंग विद ओपनिंग वाले में आते हैं। विद ओपनिंग वाले में पहली एंट्री आप लोग बोलोगे 5वीं, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। 6th एंट्री बोल लेना, पेपर में वही आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि विद ओपनिंग वाला है ना, ये विद ओपनिंग वाला है, तो विद ओपनिंग का मतलब है कॉल्स इन एरियर को एंट्री में दिखाना है। WITH, विद कॉल्स इन एरियर, है ना, ये दिखाना है। बैंक अकाउंट डेबिट में कितना आएगा 19, कॉल्स इन एरियर में टू शेयर फर्स्ट कॉल में। अब इसकी 7th एंट्री बताओ विद ओपनिंग वाले में। 7 सेम है, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल कितने से 30,000 से। 8th एंट्री बनाने का ट्राई करो अब बिना देखे। बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, जिस एंट्री में है उस एंट्री को पहले लिखो, टू शेयर फाइनल कॉल। अब टू कॉल्स इन एरियर, क्योंकि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट आपने ऊपर देखो 6वीं एंट्री में खोला था ना डेबिट में। अब जब कॉल्स इन एरियर के पैसे मिल गए तो उसका नाम डायरी में से काटोगे भी तो सही। आप किसी से उधार लेके आए राशन वाले से, आपने 500 रुपए का बिल बना दिया, अगले दिन 500 रुपए देने गए तो उसको बोलोगे भी तो सही ना, भैया डायरी में अब काट दे, 500 दे दिया। अकाउंट्स में काटने को ऐसे ऐसे तो बोलते नहीं। अकाउंट्स में कैंसिलेशन किसको बोलते हैं, अगर डेबिट में लिखा है तो उसकी कैंसिलेशन क्रेडिट करनी पड़ेगी। 8th एंट्री को अब दोनों मेथड के साथ कंपैरिजन करो। बैंक अकाउंट डेबिट 31,000, इधर भी 31,000। टू शेयर फाइनल कॉल, पहले भी 30,000, यहां पे भी 30,000। वहां पे आपने कॉल्स इन एरियर नहीं खोला था तो टू शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा, यहां कॉल्स इन एरियर खोला था तो टू कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। चीज समझ में आ गई, मतलब पहले कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया था, अब क्रेडिट करके कैंसिलेशन कर दी। क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप लोग, चलो जी क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ 20 का ए। अब क्वेश्चन में थोड़ा और जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन 20 का ए। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना रह गई, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो तभी करना, अदरवाइज आपकी मर्जी है। सर एक बार फिर से, क्वेश्चन में ना कभी कभी लिखा होता है कि ये वाली एंट्रीज करो विद ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर, तो करना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपकी अपनी चॉइस है, चाहे विद ओपनिंग वाला मेथड करो चाहे विदाउट ओपनिंग वाला। सर आप कौन सा कराते हो, मैं हमेशा विद ओपनिंग वाला करता हूँ। विद ओपनिंग वाला करके मेरे दोनों टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं, तो बाकी आपकी अपनी मर्जी होती है। तो बस फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 30,000। एक डाउट ये भी रह गया, जो इस वाले बंदे ने अपने 5,000 या 10,000 पे फाइनल कॉल के साथ दे दिए थे ना, अगर इसने ना दिए होते तो एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 30,000, क्योंकि ऊपर वाले पैसे हमें मिले नहीं तो 1,000 आएगा नहीं। जब 1,000 पे आएगा ही नहीं बैंक में तो कॉल्स इन एरियर का नाम भी नहीं आएगा। तो सिंपल एंट्री बनेगी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 30,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 30,000। क्वेश्चन नंबर 20 का ही, चंद्र लिमिटेड इश्यूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 100 वाला शेयर कितने में बेच रहे हैं, 100 वाला शेयर कितने में सेलिंग हो रहा है 105 में। पेमेंट 25, एप्लीकेशन 45, अलॉटमेंट 35 है। तीनों का टोटल मारना कितना बनता है 100 तो बन ही नहीं सकता, 3 पंजे हैं। 105 बन रहा है, 25 प्लस 45 प्लस 35 105। अब तीनों ईएमआई में से किस ईएमआई में एज्यूम करूं कि प्रीमियम का होगा, मतलब अलॉटमेंट का रेट हम इसके साइड पे लिखेंगे 40 प्लस 5 बनता है। क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो जो प्रीमियम का पैसा है, जो मैं शेयर महंगा बेच रहा हूं, वो अलॉटमेंट के साथ एज्यूम करना पड़ता है। तो इसके नीचे लिख लो 40 प्लस 5, तो 45 के बीच में प्रीमियम इंक्लूडेड है। एप्लीकेशन 14,000 शेयर वर रिसीव्ड, कोई बताएगा इस मीन लाइन का मीनिंग, कंपनी ने कितने शेयर बेचे थे, फिर 14,000 क्या है, हाँ 14,000 वाले लोग खरीदने आए, मतलब मैं 15,000 रेडी पे सामान रख के बेचने गया, बिके सिर्फ 14,000,
तो पूरा क्वेश्चन अब 14,000 से होगा, 15,000 बिके ही नहीं तो पैसे ही नहीं मिले होंगे। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, ये है जी लैंग्वेज। जो मैंने अपनी वो हैंड रिटन में देसी भाषा लिखी थी ना, वन शेयर डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर नोट पेड, ऐसी लैंग्वेज नहीं आएगी पेपर में। क्लास 5वीं के बच्चे नहीं हो, पेपर में लैंग्वेज ऐसे आएगी, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जो मेरी तरह अंग्रेजी में नलायक है, एक्सेप्ट का मतलब होता है इनको छोड़ के। किनको छोड़ के? 200 शेयर वालों को। उन्होंने देखना कौन से पैसे नहीं दिए, यानी कि 200 इंटू 35। क्या मैंने ठीक इक्वेशन बोली है? क्या मैंने ठीक बोली है? जनता मेरे साथ है, असली जनता, असली जनता कह रही ठीक बोली है। 200 शेयर्स थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का प्राइस इज 35। तो यानी कि टोटल वैल्यू जो भी बनेगी, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड शो द बैलेंस शीट। बनाओ फॉर्मेट। सर किस चीज का बेटा? जर्नल एंट्री का। अब क्वेश्चन ने लिखा है कि विद ओपनिंग करना है या विदाउट ओपनिंग। क्वेश्चन ने कहीं नहीं लिखा ना कॉल्स इन एरियर को शो करो, हम कर देंगे यार। मैं दोनों ही करूंगा। 20 का क्या है? डेट का कॉलम बना लेना। डेट है तो नहीं ना क्वेश्चन में? नहीं है। फर्स्ट एंट्री, किसी को याद आती है फर्स्ट एंट्री क्या थी? जल्दी करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपको पता है कंपनी के कितने शेयर्स सोल्ड आउट हुए हैं? 14,000। सर फिर 15,000 का? भाई 15,000 का कुछ नहीं था, मैं बेचना चाहता था, 15,000 बिके नहीं। तो 14,000 इंटू एप्लीकेशन का प्राइस बोल दो। 14, 28, 28 और 7, 35, साढ़े तीन लाख। बस ये वैल्यू ना अपने आप भरते जाना, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना कि मैंने डेबिट वैल्यू भरी कि नहीं भरी। मैं अभी नरेशन नहीं लिखवा रहा, मेरे को अभी टॉपिक पे थोड़ी स्पीड पकड़नी है। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू। ये ब्रैकेट में ना वैल्यू इक्वेशन लिखते जाया करो, कल को इसी पे थोड़ा सा मतलब वो बनेगा, इजी रहेगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये मैंने आपको चीज सिखाई थी, जितना क्रेडिट में उतना डेबिट में। यहां तो मैंने आपको तीर चलाना सिखाया था, एग्जैक्ट वैल्यू। बोलो भैया, 2 एंट्रियां क्लियर हो गई? कुछ नया नहीं आया? प्रीमियम वाली तो अलॉटमेंट में आएगी ना, अभी तो लिखवाया आपने, लिखा नहीं। ये देखो, प्रीमियम अगर ना लिखा हो तो अलॉटमेंट के साथ एज्यूम करना है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे प्रीमियम की बारी भी आ जाएगी। थर्ड एंट्री, एनीबॉडी गेस? शेयर अलॉटमेंट डेबिट। बोलो आगे। क्या अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है? क्या अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है? तो यानी कि फिर अब हमें प्रीमियम का नाम भी तो लिखना पड़ेगा। एक बार ना सामने स्क्रीन पे देखना, मैं ठीक लिख रहा हूं। क्या मैंने ठीक लिखा? बिल्कुल। टोटल अलॉटमेंट का रेट 45, जिसमें से 5 रुपए प्रीमियम के हैं, तो अलॉटमेंट के अपने शेयर के रेट क्या हुए? 40। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 14,000 से। 1,000 का 14,000 इंटू 45। ये लो यार, मैं तुम्हारे लिए सिंपल लिख देता हूं, कहीं तुम्हें लगे कि सर ने क्या लिख दिया। 14,000 शेयर्स हैं जिन्होंने खरीदे हैं, उनसे अब हमने 45 लेने हैं। 14, 45, 45 दूनी 90, 9 सत्ते 63, 63 नहीं बनेगा? क्या बन रहा है हर्ष? देखिए, 14,000 इंटू 45। ठीक है यार, मेरी कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी है, मैं सीए हूं। 6,30,000 बन रहा है 63। अब इसमें से 14,000 इंटू 40, 14 चौक कितने होते हैं? 14, 28, 56, 5,60,000 के शेयर्स बन रहे हैं। और कितना बनता है? 14, 14 पंजे कितने होते हैं? 70, 70,000 बन रहा है या 7,000? 70,000। एग्जाम का कॉम्बो तो यही रहता है बेटा, प्रोराटा, प्रीमियम,
फोर फीचर। तो ये प्रीमियम तो पहले ही सोच लो पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है जी। ये मैं आपको जिस दिन से प्रीमियम का टॉपिक हुआ है तब से बोल रहा हूँ बार बार, प्रीमियम के साथ ही पेपर में क्वेश्चन आता है, चाहे फाइनल हो चाहे हाफ ईयरली। अब फोर्थ एंट्री में कभी कोई डिफॉल्ट हुई थी, अपना क्वेश्चन पढ़ना, डिफॉल्ट कब जाके हुई थी, तो यानी कि यहाँ पे पूरे पैसे मिल जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सर कौन से पूरे पैसे, आप खुद देखो थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट के सामने कितने हैं, 630। बोलो भाई, बात समझ में आती है इतनी? तो सर देखा जाए यहां तक तो टॉपिक कुछ हुआ ही नहीं नया। तो नहीं हुआ ना, मेरा तो पुराना भी रिवाइज होएगा, नया भी। अब जब नया टॉपिक जिस एंट्री में आएगा तब लिखूंगा ना। पांचवी एंट्री बोलो। शेयर फर्स्ट नहीं है, ध्यान से देखोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलना फर्स्ट कॉल का रेट 35, 70, 7, 490। हाँ अब ठीक बोल रहे हैं। हर्ष कह रहा मैं सर 2 बार गलती कर जाऊं, ऐसे कैसे, 4,90,000। अब क्योंकि सिक्स्थ एंट्री में हमें कुछ पैसा कम मिलेगा, 14,000 में से देखना डिफॉल्ट कितने पे हुई है, 200 पे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 13,800 वालों ने पैसे दे दिए होंगे। 14,000 में से 200 माइनस कर दो जिन्होंने नहीं दिया, तो दिया कितनों ने होगा, 13,800 वालों ने। अब क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ ना कॉल्स इन एरियर ओपन करो या ना करो, हम पहले मुश्किल वाला कर रहे हैं। मुश्किल वाला कौन सा होता है, ओपनिंग। बैंक अकाउंट डेबिट, इक्वेशन लिखो 13,800 इंटू 35, कितनों ने नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर डेबिट 200 इंटू 35। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, आगे क्या लिखना था, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो वही वैल्यू भरो जो ऊपर डेबिट में भरी है। अब इसकी वैल्यू बता दो, जितने पैसे नहीं मिले 7,000, तो 490 में से 7 नहीं मिले तो 483। अब एक थोड़ा सा ना स्मार्ट वे फॉलो करना, 13,800 को 35 से मल्टीप्लाई करना मत शुरू कर देना। 490 तो मुझे पता है आ ही गया ये वाला, 7,000 नहीं मिला तो माइनस करके लिखो ना, समझ में आ गया? इस क्वेश्चन की ना, इस क्वेश्चन में एक पेज छोड़ देना, बैलेंस शीट 2-4 दिनों बाद बनाएंगे, अभी कॉल्स इन एरियर पे फोकस कर रहा हूँ। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 200 शेयर्स, चाहे ना भी लिखो, इतना लिख देना, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 13,800 शेयर्स। किसी को सिक्स वाले की नरेशन लिखनी है तो सुन लो, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 13,800 शेयर्स। कोई कोई ये भी लिख सकता है, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू एक्सेप्ट 200 शेयर्स। क्या हुआ, पहले इस क्वेश्चन पे रुक रहा हूं मैं, किसी को डाउट है पूछो। नहीं है, अगले पे आओ, 20A पे, 20B। 20B है एक्स लिमिटेड फर्स्ट कॉल 2,000 शेयर पे, 1 शेयर होल्डर 5 दिनर पे फाइनल कॉल। ट्वेंटी बी है एक्स लिमिटेड मेड फर्स्ट कॉल 2 रुपए है, 10,000 शेयर है, ठीक है, 10,000 शेयर 2 रुपए का रेट है। उसके बाद दूसरा है 500 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल बट व्हेन कंपनी मेड द फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपीज ही पेड द। यार ये तो सेम वही नहीं जो मैंने अपने एग्जांपल में लिया हुआ है, मेरे को लगता है नंबर ऑफ शेयर और वैल्यू भी सेम है। 10,000 शेयर थे ना शायद अपने वाले, उसमें भी पक्की बात है ना, 2 रुपए फर्स्ट कॉल का था, 3 रुपए फाइनल कॉल का। इन्होंने अब दोनों एंट्रीज पूछी हैं, पास जनरल एंट्री इन बोथ द केसेस, ये होमवर्क है, अपने आप कर लेना। जो जो नहीं समझ में आएगा इसका सोल्यूशन तो आपके पास बुक में है ही पड़ा, रिवीजन हो जाएगी। हाँ ये फिफ्थ एंट्री से ही शुरू होगा, 5, 6, 7, 8, 4 एंट्रीज।
अगला टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस, 2-3 मिनट के बाद कर रहे हैं।